अभी तक अपन बात कर रहे थे किसकी, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल। अपन ने देखा कि जो डी ब्रोगली है उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर होता है, मींस इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर तो है ही सही, साथ ही साथ उसका क्या है, वेव नेचर भी है। ठीक है, ये डिस्कस कर चुके अपन। फिर दूसरा अपन ने कॉन्सेप्ट देखा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसमें ये हम देख पा रहे हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एज वेल एज उसकी वेलोसिटी प्रिसाइसली आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अगर एक में प्रिसीजन बढ़ाओगे तो दूसरे में क्या आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी। यानी कि जो बोर बोल रहे थे, बोर ने क्या बताया, देखो कि हमारे पास जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी एक फिक्स पाथ में रिवॉल्व कर रहा होगा। बोर क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक क्या होता है, फिक्स पाथ होता है। यानी कि उसकी लोकेशन पे इन्होंने कमेंट कर दिया बोर ने, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है, जो कि अपन लास्ट इसमें देख चुके हैं क्या, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, कि नहीं उसके आप पोजीशन तो और उसकी वेलोसिटी पे तो आप साइमल्टेनियसली कमेंट कर ही नहीं सकते, वह भी प्रिसीजन के साथ। उसमें हमेशा क्या रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी। और बच्चा इसी अनसर्टेनिटी वर्ड की बेसिस पे अपन एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज नॉन एज व्हाट, प्रोबेबिलिटी। और वही क्या होती है बच्चा, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का मेन थीम है। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में बेसिकली अपन बात करते हैं किसकी, साई एंड साई स्क्वायर। तो साई क्या होता है स्टूडेंट, वेव फंक्शन है। ये अपने आप में एक मैथमेटिकल टूल है। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को जब अपन बना रहे हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए अपन एक पैरामीटर लेते हैं, दैट इज नॉन एज व्हाट, साई। इसका खुद में कोई रेलेवेंस नहीं है, इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बट अगर अपन क्या करते हैं, इसका साई स्क्वायर करते हैं, साई का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो साई स्क्वायर का मतलब होता है क्या स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। साई स्क्वायर का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। अच्छा, किस चीज की प्रोबेबिलिटी बता रहा है यहाँ पे, तो इसी पे अपन मोस्टली भी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंजर हम क्या बताते हैं कि कोई भी हमारे पास एटम है, कोई भी हमारे पास क्या है बच्चा, एटम है, तो उसके सेंटर पे तो क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। न्यूक्लियस में क्या रहेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। अच्छा, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक आप क्या ले लो, एक 3D स्पेस ले लो। एक क्या ले लो आप, एक 3D स्पेस ले लो, या एरिया, सॉरी एक वॉल्यूम की अपन बात कर लें, इसकी बात कर लें। जैसे कि हमने एक येलो रीजन लिया है, तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर 3D स्पेस में और रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है विद द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। अगर इलेक्ट्रॉन वहां पे कहीं पे भी है, इस रीजन में कहीं पे भी हो सकता है। देखो भाई, बोर ने तो क्या बोला था कि उसका फिक्स पाथ होता है, तो ये बात कहीं ना कहीं काइंड ऑफ इनकरेक्ट भी है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने अपन ने देखा भी सही। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करें, दैट इज नॉन एज व्हाट, प्रोबेबिलिटी। क्या स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी, कि हमारे पास एक ऐसा स्पेस होगा, एक ऐसा रीजन होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो स्टूडेंट, अगर मैक्सिमम हो, तो उस पर्टिकुलर रीजन या उस पर्टिकुलर वॉल्यूम को अपन ने क्या बोला है बच्चे, ऑर्बिटल। क्या बोला हमने, ऑर्बिटल। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। अभी तक आप कंफ्यूज ही हो रहे थे कि सर ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या सर सेम चीज है क्या, नहीं। तो ऑर्बिट तो बच्चा एक सर्कुलर पाथ है, ऑर्बिट तो क्या है, एक फिक्स सर्कुलर पाथ है, जो कि बोर कॉन्सेप्ट से अपने को मिला है। ऑर्बिट, ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट एक क्या है, फिक्स सर्कुलर पाथ है। और इस फिक्स सर्कुलर पाथ में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता, ऐसा बोर ने बोला था। बट ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि ऑर्बिटल, सबसे पहले बात, एक सर्कुलर पाथ नहीं है, एक 3D स्पेस की अपन बात करते हैं, एक रीजन की बात करते हैं। और अगर इस रीजन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो अगर क्या हो जाती है बच्चा, मैक्सिमम हो जाती है, तो इसी पर्टिकुलर रीजन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फिर ऑर्बिटल बोलेंगे। और यही प्रोबेबिलिटी बताता है कौन बच्चे, साई स्क्वायर बता रहा है हमें। क्या बता रहा है, साई स्क्वायर। तो साई का एज सच ऐसे सिग्निफिकेंस नहीं है, बट साई स्क्वायर का एक सिग्निफिकेंस है। साई स्क्वायर क्या बताता है, अ प्रोबेबिलिटी रीजन बताता है अराउंड द न्यूक्लियस इन विच वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रॉन विद द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ओके, सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट ऑर्बिटल। अच्छा,
जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ फिल होते हैं तो वो अलग अलग तरह के ऑर्बिटल में यहाँ पे उनका फिलिंग हो सकता है। जैसे कि बात करते हैं बच्चा कार्बन की, है ना, कार्बन बेसिकली अगर बात करें अपन 6 क्या है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो 6 इलेक्ट्रॉन है ना बच्चा, और साथ ही साथ इसमें 6 प्रोटॉन भी है 6 न्यूट्रॉन भी है, तो जो 6 प्रोटॉन हैं और जो 6 न्यूट्रॉन हैं वो तो सारे के सारे कहाँ पे रहेंगे, न्यूक्लियस में रहेंगे। ओके, अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चा किसी एक पर्टिकुलर स्पेस पे एक ही पर्टिकुलर रीजन में नहीं होंगे, इनका क्या होगा बच्चा, अरेंजमेंट होगा, ऑर्बिटल्स में इनका क्या होगा, अरेंजमेंट होगा, पहली बात। तो यहीं पे इसको आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को कि ऑर्बिटल कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑर्बिटल आर क्लासिफाइड इनटू व्हाट, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी एंड एफ। और एस, पी और डी की तो अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो एस ऑर्बिटल का बेसिकली मतलब क्या है कि हमारे पास न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक सर्कुलर रीजन में कहीं पे भी अवेलेबल है, ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है बच्चा, एक सर्कुलर रीजन में कहीं पे भी हो सकता है, सॉरी सर्कुलर नहीं, स्पेरिकल इसको बोल रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक स्पेरिकल रीजन में कहीं पे भी है तो उस रीजन को अपन ने क्या बोला है, एस ऑर्बिटल बोला है। बात करते हैं बच्चा पी ऑर्बिटल की। तो पी ऑर्बिटल में अपन बताते हैं क्या कि हमारे पास जो रीजन है वो इस तरह से डंबल शेप में होता है। वो क्या होता है बच्चे, डंबल शेप में होता है। ओके, लाइक दिस। तो इस डंबल वाले रीजन में इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी इसमें अवेलेबल हो सकता है, लाइक दिस। तो इसको ऊपर अगर हमारा ऑर्बिटल डंबल शेप में है तो इसको हमने क्या बोला है बच्चा, पी ऑर्बिटल बोला है। देखो अब कि सर आपने 3 क्यों बनाए, तो लेट सपोज इसको अपन ने मान लिया एक्स एक्सिस, इसको मान लिया अपन ने वाई एक्सिस और इसको मान लिया जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स वाई और जेड रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, इसको एक्स लिया इसको वाई लिया तो ये परपेंडिकुलर होगा बोर्ड के बाहर, उसको 2D में अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो हो गया जेड एक्सिस। तो हमारा जो डंबल शेप है अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, पी एक्स ऑर्बिटल, इसको हम क्या बोलेंगे, पी वाई ऑर्बिटल, और इसको क्या बोलेंगे, पी जेड ऑर्बिटल, ठीक है। तो P में बेसिकली 3 तरह के ऑर्बिटल की बात करते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ओके, आ जाओ बच्चा किस पे, डी ऑर्बिटल पे। तो डी ऑर्बिटल में बेसिकली अपन बात करते हैं डबल डंबल इसका शेप होता है। तो ये 3 ऑर्बिटल तो एक साथ आपको याद रखते हैं लाइक दिस। जैसे कि मान लिया मैंने ये एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे डबल डंबल है, हमारे पास क्या है, वो डबल डंबल शेप में है इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर रीजन में कहीं पे भी हो सकता है, इस 3D रीजन में। तो इसको अपन ने बोला है डी एक्स वाई ऑर्बिटल। क्या बोला है इसको बच्चा, डी एक्स वाई ऑर्बिटल। एक होता है, अच्छा एक्सिस जो है ना रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, तो हो सकता है मैंने इसको एक्स वाई बोल दिया है, हो सकता है मैंने इसको वाई जेड बोल दिया है, एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो यहाँ पे अगर हमारे पास डबल डंबल है बच्चे तो इसको अपन बोलेंगे डी वाई जेड, और इसको बोल दिया लेट सपोज एक्स और जेड एक्सिस, और यहाँ पे डबल डंबल है तो इसको बोलेंगे डी एक्स जेड, ठीक है। तो 3 हमारे पास जो डी ऑर्बिटल होंगे वो तो किसी प्लेन में होते हैं, एक्स वाई प्लेन में है अगर हमारा डबल डंबल तो डी एक्स वाई, वाई जेड अगर प्लेन में डबल डंबल है तो वाई जेड, एक्स जेड में तो एक्स जेड ऑर्बिटल। तो 3 तो ये हो गए, 2 और होते हैं डी में, कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये हमने जेड एक्सिस लिया है बच्चा यहाँ पे कुछ इस तरह से, ओके। तो इसको क्या बोला अपन ने, डी जेड स्क्वायर। और एक लास्ट लेते हैं इसमें क्या कि हमारा जो ऑर्बिटल है वो एक्सिस पोजीशन पे, एक्सिस पे ही है, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस पे है। तो ये जो डंबल है आपको एक्सिस पे ही दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये माइनस का साइन नहीं है, इसको रिप्रेजेंट लिखने का तरीका है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब कि हमारी जो डबल लोब है वो कहाँ पे, एक्सिस पे है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में तो एक्सिस पे होता है, और एक्स वाई में बच्चा प्लेन पे होंगी ऑर्बिटल्स, ओके। और एफ जो ऑर्बिटल है काफ़ी कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर होता है। तो हम जो 12th स्टैंडर्ड की अगर बात करें, इवन बीएससी में भी बहुत ज़्यादा उसकी बात अपन नहीं करते एफ ऑर्बिटल के शेप की। तो याद रखेंगे एस ऑर्बिटल स्पेरिकल है, यानी कि स्पेरिकल इस रीजन में अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी मिल सकता है विद द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। पी ऑर्बिटल में कैसा होगा उसका शेप,
डंबल शेप, और डी ऑर्बिटल में कैसा होता है स्टूडेंट, वो डंबल शेप में रहेगा। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हमें आइडिया देखो, एक प्रोबेबिलिटी की बात करें, पहली बात जो कि बोर उस पर कमेंट नहीं कर रहे, बोर ने तो बता दिया फिक्स पाथ, हाइजेनबर्ग ने बताया कि नहीं आप उसको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को डिफाइन कर ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, काइंड ऑफ क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, इसका एक प्रिडिक्शन बता सकते हैं। प्रिडिक्शन मतलब क्या है, एक प्रोबेबिलिटी रीजन की अपन बात करेंगे। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पे हो गया हमारा s p d एंड f ऑर्बिटल। बात कर लेते हैं, इसमें एक वर्ड है दैट इज नोन एज व्हाट, नोड। नोड या नोडल प्लेन या नोडल सरफेस। तो नोड का मतलब क्या है बेसिकली बच्चे, जैसे हमने ये लिया p ऑर्बिटल, कौन सा ले लिया मैंने, px ऑर्बिटल ले लिया, ठीक है। तो इस px ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर रीजन में बच्चा कहीं पे भी हो सकता है, इस 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम सेंटर की अगर मैं बात करूँ बच्चा, कौन से सेंटर के, दिस सेंटर के, तो इस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज नोन एज व्हाट, साई स्क्वायर, वो कितनी हो जाए, 0 हो जाएगी। साई स्क्वायर क्या है, 0 है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। तो अगर एक पॉइंट लिया है तो नोड। अच्छा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस हो गया, और z एक्सिस इसके क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये वाला प्लेन बोलो कौन सा है, xy प्लेन है कि yz है, दिस वन। तो आप बोलोगे सर yz प्लेन है। तो अगर px ऑर्बिटल में जो yz प्लेन है, यहाँ पे भी क्या हम साई स्क्वायर 0 लिख सकते हैं क्या, बोलो सही बात है क्या भाई। इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इस लॉब में कहीं पे भी हो सकता है, बट इस प्लेन की अगर बात करें तो ये प्लेन ऐसे निकला, तो यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, तो उसकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कितनी, 0। तो यहाँ पे साई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली कि आपको कोई भी ऑर्बिटल गिवन है, जैसे कि आपका क्या पास क्या गिवन है बच्चा, py ऑर्बिटल गिवन है। लेट्स सपोज हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस हो गया, तो z एक्सिस कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर ये। तो बच्चा इसमें नोड तो कहाँ पे देखने को मिलेगा, बोलो ये वाले पॉइंट पे तो नोड बोलोगे, और इस वाले प्लेन को अपन क्या बोल देंगे, नोडल प्लेन। तो py ऑर्बिटल में जो नोडल प्लेन है वो कौन सा स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर xz, ठीक है, निकालना समझे। जैसे कि बात कर लेते हैं d के भी, है ना। जैसे d में हमारे पास कौन सा लिया आपने, dxy ऑर्बिटल लिया है, ठीक है, दिस वन। ये x एक्सिस है और ये हमारी क्या है, y एक्सिस है। तो देखो इसमें इस पर्टिकुलर प्लेन की बात करें, यानी कि z एक्सिस कहाँ पे होगी स्टूडेंट, परपेंडिकुलर। z एक्सिस कहाँ पे आ रही है, आपकी साइड आ रही है। तो ये जो प्लेन है, बोलो कौन सा प्लेन है, xz हो गया, ठीक है। तो इसके के प्लेन में कहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, बोलो नहीं। इलेक्ट्रॉन तो कहाँ पे, इन लोब्स में है ना, इलेक्ट्रॉन तो कहाँ पे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इन लोब्स में। तो अगर ये वाला प्लेन में लेता हूँ कौन सा, xz, या एक और प्लेन ले सकते हैं पर yz, ये वाला, दिस वन। तो इस प्लेन में भी इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी होगा क्या, yz में भी नहीं। तो जो हमारे पास dxy है उसमें नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे बच्चा, 2, dxy और dyz। ओके, तो किस तरह से आप इसको देखो निकाल सकते हैं, इस तरह से। एक यहाँ पे एक बेसिकली फॉर्मूला भी है क्या, n माइनस l माइनस 1, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को आप क्वांटम नंबर के बाद समझ सकते हैं। अच्छा कि यहाँ पे सर n क्या है, l क्या है ना। तो बेसिकली जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फॉर द वन इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो बच्चा उसके जब सॉल्यूशन आते हैं ना, तो जो सॉल्यूशन उसके आ रहे हैं वो एनर्जी लेवल को कहीं ना कहीं बता रहा है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को, जो कि बोर ने भी जो एक्सप्लेन किए थे आपको, जो फॉर्मूलास 13-13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की कुछ सर्टेन एनर्जी किसी भी जब ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, तो अब जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं तो वहां पे जब सॉल्यूशन आते हैं तो वो सॉल्यूशन बेसिकली डिफाइन करते हैं बच्चा सर्टेन नंबर को, दैट इज नोन एज व्हाट, क्वांटम नंबर, ठीक है। तो क्वांटम नंबर में बेसिकली n किसको बताता है स्टूडेंट, साइज को। n किसको बताता है, साइज को। जैसे n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे साइज क्या होगा, बढ़ेगा। भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ना चाह रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में रदरफोर्ड ने तो पहले ही सबसे पहले डिफाइन कर दिया था कि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को अपन देख रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को बोर ने अलग बताया कि ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। डी ब्रोगली ने बोला कि नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन तो वेव फॉर्म में मूव कर रहा है, ठीक है। हाइजेनबर्ग ने बोला कि कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन की आप एग्जैक्टली पोजिशन को डिफाइन नहीं कर
कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं, और यहीं पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन शुरू हो जाती है, और वो वहाँ पे अपन बात करते हैं प्रोबेबिलिटी रीजन। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे है, तो ये n एक्चुअली क्वांटम नंबर कहाँ से आ रहा है बच्चा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अगर हम क्या करें, सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है उसमें निकल के आते हैं क्वांटम नंबर। तो n किसको बताता है, साइज को, साथ ही साथ किसको बता देगा बच्चा, एनर्जी को भी बता देगा कि अगर वो फर्स्ट शेल में है तो कितनी एनर्जी होगी, सेकंड में है तो क्या उसकी एनर्जी होगी। दैट इज नोन एज व्हाट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज l। तो l किसको बताता है बच्चा, उसके शेप को। अभी देखो हमारे पास जो s ऑर्बिटल है उसका शेप कैसा था, बताइए, s ऑर्बिटल का शेप कैसा है, S का शेप है स्फेरिकल, तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0। P ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 1, D के लिए होती है 2, और F के लिए वैल्यू होती है क्या बच्चा, 3। तो देखो L की वैल्यू अलग अलग ऑर्बिटल के लिए क्या है, डिफरेंट है। L की वैल्यू अलग अलग ऑर्बिटल के लिए क्या है, डिफरेंट है। तो ये अलग अलग वैल्यू क्या बता रहा है, उस ऑर्बिटल का शेप बता रहा है कि S ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन इस स्फेरिकल रीजन में कहीं पे भी हो सकता है। P के लिए L की वैल्यू 1 है, यानी कि अपने आप में क्या डिनोट कर रहा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से इस डंबल शेप में कहीं पे भी हो सकता है। या अगर D है तो हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन डंबल इस पर्टिकुलर रीजन में कहीं पे भी हो सकता है। तो जो बेसिकली हमारे पास जो L है वो किसको बताएगी, उस ऑर्बिटल के शेप को बताता है। M क्या बताता है बच्चा, ओरिएंटेशन को बताता है। M किसको बता रहा है यहाँ पे, ओरिएंटेशन। देखो जो P ऑर्बिटल है हमारे पास, जो P ऑर्बिटल है उसमें बेसिकली अपन ने बात किया था कि Px, Py और Pz की। तो हमारे पास देखो शेप तो P ऑर्बिटल का क्या हो गया स्टूडेंट, शेप तो हो गया यहाँ पे डंबल शेप। शेप तो कैसा हो गया, डंबल। जैसे कि ये Z एक्सिस हो गई, ये X एक्सिस हो गई, और ये Y एक्सिस है। तो अगर हमारा जो डंबल है वो X एक्सिस पे तो Px, Y एक्सिस पे तो Py, और Z एक्सिस पे तो क्या बोला अपन इसको, Pz ऑर्बिटल बोला। क्लियर है बात। तो हमारे पास जो L है उसने तो क्या बताया, इसका शेप बताया कि L जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर भी जिसको बोलते हैं उसकी वैल्यू 1 है। इसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे सही नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक में, दैट इज क्वांटम नंबर, एक अलग से लेक्चर भी बना देंगे अपन उसमें ना। तो L इक्वल्स टू 1 मतलब क्या, वो P ऑर्बिटल है। तो इसने तो बता दिया शेप कि शेप कैसा, डंबल शेप होगा। तो ये देखो ये भी डंबल है, ये भी डंबल है, ये भी डंबल है। बट यहाँ पे देखो ना बच्चा, ये डंबल इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में अवेलेबल हो सकता है, या इसका ओरिएंटेशन ये हो सकता है, या इसका ओरिएंटेशन Z एक्सिस में हो सकता है। तो हमारे पास जो P ऑर्बिटल इसमें 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। इसीलिए P ऑर्बिटल के लिए बच्चा जो M की वैल्यू है वो 3 तरह की पॉसिबल है, -1 0 एंड +1। -1 0 एंड +1। अब आप बोलोगे कि सर -1 इसको दे क्या, किसको दे क्या, किसको देंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो P ऑर्बिटल है वो बना है Px से, Py से, Pz से। अब यहाँ पे देखो बच्चे, लेट सपोज M की वैल्यू आपने ले ली, इसके लिए -1, इसके लिए 0, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। या हो सकता है आपने M की वैल्यू इसके लिए +1 लिया, इसके लिए -1 लिया, तो बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि फिक्स नहीं है, आर्बिट्री है कि इन दोनों के लिए फिक्स कर दिया तो ये फिक्स हो जाएगा इस तरह से, इन दोनों के लिए फिक्स कर दिया तो इसके लिए 0 हो जाएगी। ओके, बट ये बात जरूर है भाई, P में आप खुद से सोचो ना, P ऑर्बिटल में 3 तरह के ओरिएंटेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारे पास M की वैल्यू भी बच्चा टोटल 3 पॉसिबल है। तो M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेप को, और S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, दैट इज स्पिन। S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, स्पिन को। कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जब न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो रिवॉल्व तो कर ही रहा है, बट वो साथ ही साथ अपनी एक्सिस पे भी क्या करता है बच्चा, स्पिन करता है। जैसे कि अर्थ की ही बात कर लो, अर्थ दोनों काम कर रही है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रहा है, बट अर्थ साथ ही साथ अपनी एक्सिस पे क्या करती है बच्चा, स्पिन भी करती है। इन अ सिमिलर वे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी एज वेल एज इट स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस। अच्छा, स्पिन बताओ बच्चे, 2 तरह के होते हैं, इसीलिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसकी भी सिर्फ 2 वैल्यू पॉसिबल है, +12 एंड -12।
अब या तो क्लॉकवाइज होगा स्पिन या एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब आप बोलोगे कि सर क्या ये क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, ऐसा भी अपन कमेंट नहीं करते। हमसे अगर बोला है कि क्लॉकवाइज के लिए +½ है तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपन क्या बोलेंगे -½ हमसे बोला है कि नहीं क्वेश्चन में मान ले इस तरह से पूछा है कि एंटी क्लॉकवाइज +½ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम बोल देंगे कि ये जो है -½ किसको रिप्रेजेंट करेगा, फिर क्लॉकवाइज को एंड वाइस वर्सा। ओके ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि जो हमारे पास क्वांटम नंबर है बेसिकली वो कहाँ से आ रही है, तो वो एक तरह का सॉल्यूशन है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व कर रहे हैं। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन एक्चुअली एक क्वांटम मैकेनिक्स वाले एरिया को टच कर रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में शायद मैं आपको डिफरेंस समझा चुका हूँ कि क्लासिकल मैकेनिक्स में सिर्फ अपन मैटर का पार्टिकल नेचर कंसिडर करते हैं, बट क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, तो सिर्फ इस बात याद रखनी है आपको कि क्वांटम मैकेनिक्स में मैटर का पार्टिकल के साथ साथ आप वेव नेचर को भी कंसिडर करते हैं। और जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है या जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को जब अपन सॉल्व कर रहे हैं तो ये दोनों अपने आप में मैटर का वेव नेचर, डी ब्रोगली को भी इंक्लूड कर लें तो ये सभी अपने आप में पार्टिकल का या इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर को कंसिडर करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो सबसे जो लेटेस्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है मॉडर्न साइंस में वो सबसे वैलिड कौन सी हो गई बच्चा, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग। यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स पाथ अपन नहीं बता सकते हैं कि अब आप बोलोगे कि सर ऑर्बिट गलत था क्या फिर, है ना, कि सर आप इतना बोल रहे हो कि भाई इलेक्ट्रॉन को तो अपन एग्जैक्टली बता ही नहीं सकते कि उसका लोकेशन कहाँ पे है, तो सर आपने प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको आपने साई स्क्वायर बोला और ये अपन ने शेप बता दिया कि इलेक्ट्रॉन इस रीजन में कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा पिन पॉइंट नहीं कर सकते अपन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के आपने कहीं बुक में भी अपन देखते हैं कि ऑर्बिटल मतलब क्या, अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ऐसे पिन पॉइंट अपन कर ही नहीं सकते, एक रीजन की अपन बात करेंगे कि इस रीजन में भी कहीं पे भी हो सकता है, अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल मींस क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे लास्ट में यहाँ पे कंक्लूड कर देते क्या कि क्या ऑर्बिट कॉन्सेप्ट इनकरेक्ट था क्या, तो ऑर्बिट कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इनकरेक्ट तो नहीं है। देखो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में हमने क्या देखा अभी कि जो s ऑर्बिटल है वो अपने आप में कैसा होगा, स्पेरिकल होगा। स्पेरिकल होने का क्या मतलब है कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्पेरिकल रीजन होगा और इस रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, मतलब हो सकता हो यहाँ हो सकता हो यहाँ हो, बट ये बात है कि इसी रीजन में उसकी क्या होगी बच्चे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब इसका भी एक बच्चा एक लिमिट होगा ना कि यहां तक मैक्सिमम इसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसका लिमिट आप इसको डायग्राम को अगर देखें तो आप बोल सकते हो कि सर ये कहीं ना कहीं इसकी बाउंड्री काइंड ऑफ, इस बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है, और इस बाउंड्री को एक्चुअली हम देखते हैं क्या बच्चे, ऑर्बिट। इस बाउंड्री को ही आप क्या बोल सकते हो, ऑर्बिट। यानी कि ऑर्बिट जो कॉन्सेप्ट दिया है बोर्ड ने वो भी कहीं ना कहीं इनकरेक्ट नहीं है। कि जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो उस प्रोबेबिलिटी की एक लिमिट होगी, तो उस लिमिट का जो एंड पॉइंट अपन देखें उसी एंड पॉइंट को क्या बोल सकते हैं अपन, ऑर्बिट। ठीक है, तो क्लियर हुआ दोनों में, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में बेसिकली क्या डिफरेंस है, दोनों गलत है, दोनों में कौन गलत है कौन सही है वो अपन यहाँ पे अभी समझ चुके हैं। सो बच्चे यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया ये पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, सो जो भी हमने स्टडी किया है, सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़िए, उसमें जो भी क्वेश्चंस गिवन है बच्चा उनको आप घर पे सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लो, नीट के फिर जेईई के, उनको सॉल्व कीजिए तो एक बेसिक आइडिया आपको लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, जो क्वांटम नंबर वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे भी अपन कवर करेंगे। ठीक है, सेपरेटली, ऑब्वियसली यहीं से कनेक्टेड है, बट उसको अगर आपने बहुत अच्छे से किया तो उसका हेल्प मिलेगा अपने को कहाँ पे बच्चा, पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे एंड मान लो या क्वांटम नंबर के बाद एंड मान ले, जो भी आप समझें। ठीक है, बट अगर क्वांटम नंबर अपन ने पढ़ा तो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल समझना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, और वहीं पे अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, जैसे कि लिथियम का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना बच्चा इस तरह से 1s2 2s1, है ना, या कार्बन का तो कॉन्फ़िगरेशन अच्छा आपको पता ही होगा सभी को, लिथियम का पता नहीं है। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको इस तरह से लिखते हैं अपन 1s2 2s2 और 2p2।
ये भी पता नहीं है तो आपको इतनी सी बात तो पता होगी कि कार्बन टेट्रावेलेंट है। तो टेट्रावेलेंट का मतलब क्या होता है कि इस आखिरी शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी 4 वैलेंसी होती है, इसी को क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंसी। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं वही अपन पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर में। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द टुडे। वी विल कंटिन्यू क्लास ऑन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।